नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में आदिकाल पेपर पर बातचीत चल रही थी और जिसमें आज हम अपनी आदिकाल का जो फिफ्थ ब्लॉक है, प्रमुख रासों काव्य, उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने आदिकाल के जो बहुत सारे जो रचनाएं हैं और जो सिद्ध साहित्य रहा है, जैन साहित्य रहा, नाथ साहित्य रहा, उन सब पर हमने आपसे चर्चा की थी। और रासु काव्य पर भी संक्षिप्त रूप से एक ब्लॉग में मुझे याद आ रहा है कि चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब ये आपका पूरा यूनिट ही आपकी रासु काव्य के नाम से है, तो इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक विवादास्पद विषय है रासो साहित्य। इस साहित्य के संदर्भ में विद्वानों के विभिन्न विचारों ने हिंदी आलोचना के विकास में सार्थक बहसों को जन्म दिया है। रासो साहित्य के मुख्यतः तीन प्रकार देखने में आते हैं: वीरता मूलक, श्रृंगार मूलक और उपदेश मूलक। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों में एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। रासो रचनाएं प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर संदेह के घेरे में है। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्यधारा का एक विशेष स्थान है। इन रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व उतना नहीं है जितना इनका काव्यगत और भाषिक आधार पर महत्व है। आदिकाल में गद्य साहित्य भी लिखा गया है। इसका ऐतिहासिक और भाषिक आधार पर महत्व बना हुआ है। जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में के विभिन्न मत हैं, उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गारसा द तासी रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर गारसा द तासी ने रासो शब्द को राजसूय से जोड़ा है। राजसूय चारण काव्यों में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। ये मत इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है कि जिन रचनाओं में श्रृंगार परक प्रेम का वर्णन है, उनमें कहीं भी रासवीय यज्ञ का उल्लेख नहीं है, जैसे संदेश रासक और बीसल देव रासो। कविराज श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ा है, परंतु रासो ग्रंथों में कोई गूढ़ दार्शनिक रहस्य का अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है। नरोत्तम स्वामी ने रासो की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है। उनके अनुसार रसिक रासक रसिक रासव रासो, इस तरह से जो एक जो आगे की तरफ रखा है उन्होंने नाम कि रसिक रासव और रासो। चारण कवियों के द्वारा रचित रासो ग्रंथों में तो ये मत एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अपभ्रंश में लिखित रासो काव्य पर यह मत स्वीकार्य नहीं है। अब अगर हम चंद्रबली पांडे के विचार देखें तो उन्होंने रासक से रासो की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने रासक को संस्कृत निष्ठ अर्थ में ग्रहण किया है। रासक का संस्कृत निष्ठ अर्थ में संबंध रूपक या उपरूपक से जोड़ा जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इस मत का समर्थन करते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक भाग में नट और नटी का उल्लेख है। इस नाटकीय वार्तालाप से इस ग्रंथ का श्री गणेश हुआ है। अधिकांशतः प्रारंभिक रासो ग्रंथों में इस नाटकीय पद्धति का व्यवहार नहीं हुआ है, अतः यह मत भी स्वीकार योग्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। इस संबंध में उन्होंने बीसल देव रासो की एक पंक्ति का उल्लेख किया है कि नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इस मत को भी परवर्ती आलोचकों ने अस्वीकार कर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक के लिए लिखा है, रासो शब्द के लिए, कि रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। काव्य के इस बंध में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो उसी परंपरा का काव्य है। आदिकाल की वीर गाथाओं में चारण कवियों द्वारा निर्मित चरित काव्यों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का ही समर्थन करते हैं। डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति रासो साहित्य विमर्श के अंतर्गत रास और रासक से इस शब्द की व्युत्पत्ति को जोड़ा है।
रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है। पुराणों में हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नृत्य गीत के रूप में मिलता है। बाद में रास शब्द का प्रयोग गेय नाट्य के रूप में होने लगा। भरत मुनि ने रासक के तीन भेद किए हैं: ताला रासक, दंड रासक तथा मंडल रासक। जैन कवियों के यहाँ दो प्रकार के रासक प्रचलित थे: ताला रास यानी ताली बजाकर, और लगुडा रास यानी लकड़ी या दंड बजाकर। रास साहित्य और रासो साहित्य का मुख्य अंतर भावानुभूति को लेकर है कि रास साहित्य की संवेदना धार्मिक अनुभूति अथवा लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। जो रास साहित्य है उसकी संवेदना धार्मिक या लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। और रास काव्य का प्रचार जैन साहित्य में देखने को मिलता है। रास साहित्य में लौकिक प्रेम की अनुभूति को भी अभिव्यक्त किया गया है। संदेश रासक इसी तरह के साहित्य का उदाहरण है। आदिकालीन साहित्य में रास काव्य का नाम जैन रचनाकारों द्वारा लिखे गए रासक ग्रंथों और संदेश रासक जैसे प्रेम अनुभूति प्रधान काव्य संवेदना के लिए रूढ़ हो गया है। वस्तुतः रास, रासो, रासव और रसायन शब्द अलग अलग हैं और वे एक खास तरह के मनोभाव को अभिव्यक्त करते हैं। रासो साहित्य से जिस अर्थ की ध्वनि निकलती है उसमें चारणों के द्वारा सर्जित जो साहित्य है उसको प्रधानता प्राप्त हो गई है। चारणों का संबंध सामंतवादी व्यवस्था से रहा है, इसलिए प्रशस्ति गान उसमें प्रधान हो गया। युद्ध और प्रेम इसके दो प्रमुख विषय हो गए। अतः वीरता पूर्वक रासो ग्रंथों ने स्वाधीनता की चेतना के निर्माण के लिए अध्येताओं का ध्यान आकर्षित किया। इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, उसका राजनीतिक प्रदेय भी है। पराधीन मुल्क के मानस के लिए वीरता का भाव आवश्यक है। उपरोक्त मतों अभिमतों के परिप्रेक्ष्य में कोई एक सर्वमान्य मत रासों के संबंध में व्यक्त करना तथ्यों और उनकी तार्किकता पर सवाल खड़ा करने जैसा होगा। रूप भी है छंद रासो, गे रूप भी है, काव्य भेद भी है और रस संबंध भी है। अतः इसके संबंध में मध्यम मार्गी और समन्वयवादी दृष्टि अपनाई जा सकती है। रासों का अर्थ विवादास्पद है। समग्रतः रासो शब्द का प्रयोग रस के लिए किया जाता है, जिससे हमें जिस साहित्य के द्वारा हमें रस की अनुभूति होती है वो रासो कहलाता है। और रासो काव्य धारा में तीन तरह के रासो ग्रंथ लिखे गए हैं: वीरता प्रधान, श्रृंगार प्रधान और उपदेश प्रधान। जो वीर रस प्रधान रासो काव्य परंपरा में साहित्य लिखा गया है उसका वीर जो अंगी रस है वो वीर है। और इसमें चारण कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण वीर काव्य लिखा है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, हमीर रासो। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, हमीर रासो को शांगधर ने लिखा है, दलपति विजय ने कुमार रासो को लिखा है। पृथ्वीराज रासो में गौड़ रस अगर श्रेष्ठ रस देखा जाए तो अंगी रस तो श्रृंगार और वीर है, बाकी गौड़ रस में और रसों का भी प्रयोग किया गया है। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो को ही देखेंगे, क्योंकि वीर रस में पृथ्वीराज रासो का नाम सबसे पहले आता है। तो वीरता परक रासो साहित्य की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता ने विद्वानों के बीच एक लंबी और कभी ना समाप्त होने वाली बहस को जन्म दिया। इसमें सर्वाधिक विवाद पृथ्वीराज रासो को लेकर रहा है। उसकी प्रस्तावना रची प्रोफेसर रूलर ने, जबकि कर्नल टाड के लिए वो राजपूताना के इतिहास का प्रवेश द्वार था। इस कड़ी में पृथ्वीराज रासो के विविध संस्करण बृहद, मध्यम, लघु और लघुत्तम ने विवाद को जन्म दिया। उपलब्ध साक्ष्यों ने भी इसमें घी डालने का काम किया। इसमें इसके समर्थक विरोधी और आंशिक विरोधी मतों का प्रलयन हुआ। क्योंकि पृथ्वीराज रासो के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हैं कि जो पूरी तरीके से इसको अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ मानते हैं कि थोड़ा संदेह की दृष्टि से कि संदेहग्रस्त है, और कुछ बिल्कुल प्रामाणिक मानते हैं। इस तरह से तीन कैटेगरी में जो लोग थे वो डिवाइड हो गए, बट गए। एक ने पूर्ण प्रामाणिक माना है, एक ने अर्ध प्रामाणिक माना है और एक ने अप्रामाणिक माना है। तो
कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारीदान, गौरीशंकर हरि हीराचंद ओझा, डॉक्टर भूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता को लेकर आगे बढ़े हैं। इस मत के मानने वालों का मत है कि पृथ्वीराज रासो उस समय की रचना नहीं है जिसका महिमा मंडन किया जा रहा है, और इसके मूल रचनाकार चंदोबरदाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उस समय की रचना नहीं है जिसका महिमा मंडन किया जा रहा है, बल्कि और विद्वानों ने ये भी कहा कि इसके जो लेखक है वो चंद्रवरदायी नहीं है। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इनका इसका लेखन परवर्ती दौर में भी होता रहा है, अतः इसे अप्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर देखा जाना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता वाले वर्ग में श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, ये बहुत याद करने योग्य बात है, क्योंकि एग्जाम में आती है कि प्रामाणिक किसने माना है, अप्रामाणिक किसने माना है, अर्ध प्रामाणिक किसने माना है। तो अभी आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको अप्रामाणिक माना था कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारी दान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर भूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने बिल्कुल अप्रामाणिक माना इसको। और इसको प्रमाणिक मानने वाले जो अ, वर्ग है उसमें श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारी आदि आते हैं। इस वर्ग का मत है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का समकालीन है और ये रचना उन्होंने ही लिखी है, अतः ये प्रमाणिक है। तीसरे वर्ग का मत है कि मूल पाठ अप्राप्य है, मतलब प्राप्त ही नहीं हो रहा है और उसमें परिवर्तन आ गया है। इस मत को मानने वालों में अगरचंद नाहटा, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर हरदारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और कविराज मोहन सिंह आते हैं। चौथा मत श्री नरोत्तम स्वामी का है। उनके अनुसार चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की है। रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था। रासो की प्रमाणिकता के इस विवाद में हिंदी के अकादमिक जगत के लोक प्रथ में कर लिया गया और ये बहस आज भी जीवित है। माधव हाड़ा जबकि कितनी प्रसिद्ध कृति है ये, और कहा जाता है कि प्रथम है महाकाव्य, उसके बाद भी इसमें विवाद है और ये अभी भी बहस का मुद्दा है कि ये कितनी प्रमाणिक है और कितनी अप्रामाणिक है, या प्रामाणिक है ही नहीं, या इसमें ऐतिहासिकता का भाव है ही नहीं, तो इस पर विवाद है। माधव हाड़ा इसे जीवन और झूठ की जुगलबंदी के रूप में देखते हैं। पृथ्वीराज रासो का वाचिक स्वरूप आज भी जीवित है। इसे बंजारा समुदाय अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर बचाए हुए है। अतः ये जीवन के बहुआयामी सत्यों का निर्माण करता है। ये सत्य का बहुआयामी स्वरूप ही विविधता को जन्म देता है, अतः ये वास्तविक यथार्थ के बने बनाए प्रतिरूप का प्रत्याख्यान रचता है। इसे जीवन और कविता के सत्य और कल्पना के संयोजन के रूप में देखने की आवश्यकता है। श्रृंगार परक रासो काव्य में अंगी रस श्रृंगार है। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की है। इसका वर्ण विषय वीर गाथा का वर्णन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का मित्र एवं दरबारी कवि था। मैंने आपको एक बार और भी बताया है कि वो उनके दरबारी कवि तो थे ही, साथ के साथ में उनके मित्र भी थे, और तभी इतनी जो पृथ्वीराज के चौहान के जीवन में जो अ, घटनाएं घटी हैं उनका वास्तविकता के साथ में, और इतना जो वर्णन इन्होंने किया है बिल्कुल जीवंत हो उठता है देखने के बाद में कि तो ये वर्णन तभी कोई कर सकता है जब उसने उस चीज को एकदम साक्षात देखा हो। और चंद्रपरदाई पृथ्वीराज के मित्र थे, एक साया की तरह पृथ्वीराज के साथ में रहा करते थे, जैसा कि उनकी रचनाओं के माध्यम से पता चलता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण आ, वो है इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां काशी नागरी पिचाड़ी सभा में रखी गई हैं। और पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र का होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें 69 जो है सर्ग है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना रही है। यदि इस ग्रंथ की कथा वस्तु देखी जाए तो कथा वस्तु में अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का समग्र जीवन इस पर तथा ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ पृथ्वीराज तथा जयचंद्र की शत्रुता एवं संयोगिता स्वयंवर आदि का भी वर्णन किया गया है। सर्ग आपको बताई गया कि 69 सर्ग हैं इसमें। अब हम दूसरे जो रासो ग्रंथ है उस पर चर्चा करेंगे। बीसल देव रासो अ, इस वीर गीत काव्य की रचना संवत 1212 ईस्वी 1515 में हुई थी। इसकी रचना करने वाले नरपति नाल्य हैं और उन्होंने अपने आश्रयदाता विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव के चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। बीसल देव बड़े वीर तथा पराक्रमी राजा थे। उन्होंने यवनों के विरुद्ध कई सफल युद्ध किए थे। बीसल देव रासो ग्रंथ में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के कथा सरस की जो कथा है उसको सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। राजमती के वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा है। अपने विवाह के उपरांत कुछ बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वो राजभवन की दीवारों को कोसती है और वन में रहने की कामना करती है, क्योंकि उसको वो जो राजभवन है वो अपने पति के वियोग में बहुत ही एक शूल की तरह चुभ रहा है। उसको उसको लगता है कि मैं ऐसे राजभवन में रह रही हूँ और मेरा पति पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, और वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं वन में रहती, क्योंकि मैं राजमहल में रहूं और मेरा पति यहाँ वहां भटके, ये तो अ, मेरे लिए बड़ा ही कष्टदायी है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। बीसल देव रासो जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की एक प्रेम परक रचना है। छंदों की 125 छंद इस काव्य में मिलते हैं। बीसल देव रासो जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की एक प्रेम परक रचना है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से के चित्र भी इस बीसल देव रासो नामक ग्रंथ में रखे हैं। 12 मास तथा ऋतु के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का कार्य करते हैं। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। संदेश रासक के समान ही बीसल देव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति है। आदिकाल में ही इसमें इसकी रचना हुई है। यह यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक चली है, क्योंकि जो परंपरा आदि काल में रही है उसी का कहीं ना कहीं कुछ रूप परवर्ती साहित्य में देखने को मिला है। आगे अगर हम देखें तो खुमार रासो, तो खुमार रासो के रचयिता अ, दलपति विजय नामक कवि हुए थे। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि इस ग्रंथ की जो मूल प्रति उपलब्ध हुई है उसमें चित्तौड़ के द्वितीय खुमार के युद्धों का वर्णन है, जिसका समय 870 तथा 900 संवत के बीच का माना जाता है, जो वर्तमान युग की लिखी अथवा छपी मिलती है। उसमें बहुत परिवर्तन मिलता है। आधुनिक उपलब्ध प्रतियों को देखकर यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि मूल ग्रंथ की सामग्री आखिर कैसी रही होगी, क्योंकि आधुनिक रूप में उसकी उपलब्ध प्रतियां मिली हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होता ही है। जब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है और चार हाथों में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन होता चलता है, और यही कुमार रासो के साथ भी हुआ होगा कि उसकी जो मूल ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ की जो सामग्री है वो क्या रही होगी इसका कुछ पता नहीं है। इस ग्रंथ की भाषा डिंगल है, जो पुरानी राजस्थानी या मारवाड़ी कही जाती है। रासो साहित्य
सामंती व्यवस्था और प्रकृति और संस्कार में उपजा हुआ साहित्य है और इसका संबंध पश्चिमी हिंदी प्रदेश से है। जब भी कोई लिपिकार किसी पुरानी पोथी को लिपिबद्ध करता है, तो वो अपने समकालीन राजाओं से संबद्ध कथानकों को इसलिए जोड़ देता है ताकि उसके आश्रयदाता को महत्व मिल जाए। ये तथ्य कुमार रासो में जुड़े बाद के प्रक्षिप्त अंश को देखने से स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, वक्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की समाप्ति को भक्ति काल और रीति काल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित कर रहे हैं, जबकि वह सामग्री उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा कर दिया था। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पुनः पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कुल 5,000 छंद हैं। इसमें समकालीन राजाओं के आपसी विवादों के बाद हुई एकता के साथ साथ अब्बासिया वंश खुमार के साथ हुए युद्ध का चित्रण देखने को मिलता है। इस कृति का प्रमुख सरोकार राजा कुमार का चरित्रांकन करना है। उनके चरित्र के दो प्रस्थान बिंदु हैं, एक युद्ध और दूसरा प्रेम। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। अब अगर हम दूसरी रचना पर चर्चा करें तो परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आलखंड उपलब्ध है, जो वीर गाथात्मक लोक गाथा के रूप में उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है। इसके जो रचयिता हैं वो जागनिक हैं। वे कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे। आलखंड में महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन देखने को मिल जाता है। आलखंड की जागनिक द्वारा लिखी गई कोई भी प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। अभी इसकी संकलित की गई प्रति ही उपलब्ध है, जिसका संकलन विभिन्न विद्वानों ने अनेक क्षेत्रों में गाए जाने वाले आला गीतों के आधार पर किया है। इसलिए इसके विभिन्न संकलनों में पाठांतर मिलता है और कोई भी प्रति पूर्णता प्रमाणिक नहीं मानी गई है। इस काव्य का प्रचार प्रसार समस्त उत्तर भारत में है। इसके आधार पर प्रस्तुत गाथा हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव गांव में सुनी जा सकती है। आला लोक गाथा वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाई जाती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1865 ईस्वी में वहां के तत्कालीन कलेक्टर सर जॉर्ज सर चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटों की सहायता से इसे लिखवाया था। सर जॉर्ज जॉर्ज ग्रेसन ने बिहार में एंटीक्वेरी भाग 14 पृष्ठ 201, 225 और विसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 9 1 पृष्ठ 502 में भी आलखंड के कुछ भागों का संग्रह किया था। इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वॉटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका संपादन ग्रेसन ने सन 1823 में किया था। वॉटरफील्ड कृत अनुवाद द 9 लाख चेन अथवा द मेरी फ्यूड के नाम से कलकत्ता रिव्यू में इसका प्रकाशन हुआ था। इस रचना के आलखंड नाम से ऐसा आभास होता है कि आला संबंधित ये वीर गीत जागनिक कृत उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे, जो जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। साहित्य के रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जागनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण ध्वनि अनेक बार बल खाती हुई दिखाई दी है। इतने लंबे अंतराल में देश और काल के अनुसार आलखंड के कथानक और भाषा में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। आला में अब तक अनेक नए हथियारों, देशों व जातियों के नाम भी सम्मिलित हो गए हैं, जो जागनिक के समय अस्तित्व में नहीं थे। आला में पुनरुक्ति की भरमार है। विभिन्न युद्धों में एक ही तरह के वर्णन मिलते हैं। अनेक स्थलों पर कथा में शैथिल्य और अत्युक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता है। आलखंड पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड की कथा से समानता रखते हुए भी एक स्वतंत्र रचना है। मौखिक परंपरा के कारण इसमें दोषों तथा परिवर्तनों का समावेश हो गया है। आलखंड में वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा सुंदर रूप में दिखाई गई है।
इसने जनता की सुप्त भावनाओं को सदैव गौरव के गर्व से सजीव रखा है। अतः देखा जाए तो आलखंड जो है जनसमूह की निधि है। परमाल रासो के जो रचयिता जागनिक रहे हैं वो महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित थे। दो वीर सरदारों आला और उदल उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। ये वीर रस की एक प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। श्रोताओं का हृदय इसको पढ़कर वीर रस से भर जाता है। इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। कुछ इसकी जो पंक्तियां हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो परमाल रासो में ये बात ध्यान देने योग्य है कि आल्हा और उदल नाम के दो सरदारों का वर्णन कि सरदारों की वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसी श्रृंखला में अगर हम अगली एक ग्रंथ पर चर्चा करें, ढोला मारूरा दूहा, ये 11वीं शती का आदिकाल का प्रसिद्ध लौकिक काव्य है। राजस्थान में आज भी शादी विवाह में ढोला मारूरा के प्रेम गीत गाए जाते हैं। ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस से भरपूर है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 11वीं सदी में इस घटना का नायक ढोला आज भी एक प्रेमी का नायक के रूप में जीवित है और आज भी राजस्थान में पति पत्नी के सुंदर जोड़े को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। राजस्थान में आज भी शादी विवाह में ये जो गीत हैं ढोला मारूरा के वो प्रेम गीत गाए जाते हैं। यही नहीं, राजस्थान में आज भी पत्नी अपने पति को प्यार में ढोला कहकर पुकारती है। ढोला एक दूल्हे का पर्यायवाची शब्द बन गया है। राजस्थान में लोक गीतों में ढोला मारू के गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं और महिलाएं बड़े ही चाव के साथ में ढोला मारू के गीत गाती हैं। अगर इसकी कहानी देखी जाए तो पोंगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर राज्य आता है। तब नरवर के राजा नल के पुत्र साल कुमार यानी ढोला का विवाह बचपन में छोटी सी उम्र 3 वर्ष में राजस्थान के बीकानेर में स्थित पुंगल में पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी यानी मारू के साथ हो जाता है। मारवाड़ी की जो मारू है उसकी उम्र है 2.5 वर्ष और जो ढोला है उसकी उम्र है 3 वर्ष। इस समय इन दोनों की विवाह तो हो गया लेकिन इनका गौना नहीं हुआ क्योंकि दोनों की उम्र बहुत कम थी। एक 2.5 वर्ष का था और दूसरा 3 साल का था। उसके बाद ढोला बिना मारू को लेकर अपने प्रदेश नरवर चला गया। वहां पर जैसे जैसे उसकी उम्र बीती वो पुंगल में हुई उनकी पुरानी शादी भूल गया क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब वो बहुत छोटी उम्र में थे। लेकिन उधर मारू के माता पिता को विश्वास था कि नरवर का राजकुमार उनकी पुत्री को लेने जब जवान हो जाएगा तो जरूर आएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया ढोला और मारू दोनों जवान हो जाते हैं। लेकिन नरवर के राजकुमार ढोला को अपनी पहली शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह दूसरी शादी रचा लेता है। उसका दूसरा विवाह हो जाता है। ढोला की दूसरी शादी मालवड़ी के साथ होती है। जब मालवड़ी को ढोला की पहली शादी के बारे में पता चलता है तो मालवड़ी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा दूसरों के द्वारा पता चलता है कि वो बहुत सुंदर है, उसकी सौतन का नाम मारू है। तो वो बहुत सतर्क हो जाती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति अपनी पहली पत्नी के पास चला जाए या उसको अपनी पहली शादी याद आ जाए। तो कहीं उसका पति ढोला उसको छोड़ ना दे और उसकी पत्नी उसको बुला ना ले या उसको ले ना आए। इसलिए वो बहुत ही सतर्क हो जाती है। कोई भी संदेश कहीं बाहर से कोई भी संदेश ढोला तक अगर आता है तो वो पहले रानी के पास आता है उनकी, जिससे कि मालवड़ी के पास कि वो ऐसा ना हो कहीं उनकी पहली पत्नी का संदेश हो और वो उनके पास पहुंच जाए। इसलिए वो कोई भी संदेश उन्होंने अपनी ऐसी आज्ञा दे रखी थी अपने राज्य में कि कोई भी संदेश यदि ढोला के पास आए तो वो पहले मेरे पास आए। उधर कुंगल की राजकुमारी मारू जवान हो जाती है और कुंगल के राजा को चिंता सताने लगती है कि उनकी राजकुमारी उनकी बेटी जवान हो गई है
इसलिए राजा पिंगल अपनी पुत्री मारू का गौना करवाने के लिए नरवर के राजकुमार ढोला तक कई संदेश भेजते हैं। लेकिन जिस प्रकार राजकुमार ढोला की दूसरी पत्नी प्रत्येक संदेश को अपने अपने पास बुलाती थी, इसीलिए वो जो सारे संदेश थे वो वहां से मिटा देती थी और संदेश वाहकों की हत्या करा देती थी। बड़ा ही अ, जो कृत्य था उनका बिल्कुल ही माफी योग्य नहीं था कि उन्होंने संदेश जो लेकर आ रहा था उसकी भी हत्या कराई। अतः जो संदेश भेजे जा रहे थे राजकुमार के पास में वो राजकुमार तक पहुंच ही नहीं रहे थे। और राजकुमार तो पहले से ही बचपन की शादी को भूल चुका था। लेकिन उनकी दूसरी रानी भली भांति जानती थी और उसे डर भी सता रहा था कि जो वो संदेश वाहकों की हत्या करा रही है, कहीं ऐसा ना हो ढोला को पता चल जाए। पुंगल के राजा बहुत चिंतित हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। तो क्योंकि जो संदेश वाहक वो ढोला के पास भेजा करते थे, वो संदेश वाहक वापस आता ही नहीं था। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। उधर मारू पर अपना यौवन अवस्था रंग दिखाने लगा। मारू को एक दिन अपने सपने में अपने प्रीतम ढोला दिखाई देता है और वो अ, जब जागती है और ढोला को नहीं पाती है तो वो वियोग में चली जाती है। ढोला को ना पाने पर उसकी रुचि ना खाने में रहती है, ना वो किसी कार्य में मन लगता है उसका। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। तो राजा पिंगल ने इस बार अ, कुंभल के राजा नरवर के लिए एक बहुत ही चतुर ढोली को नरवर के लिए भेजता है। जब चतुर ढोली याचक बंद बनकर नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तभी मारवाड़ी उस ढोली को अपने पास बुलाकर मारू राग में कुछ दोहे बनाकर देती है और समझाती है कि आपको कैसे जाकर इन दोहों को गाना है और सुनाना है। ढोली वचन देता है कि यदि मैं जिंदा रहा तो ढोला को लेकर जरूर आऊंगा, यदि मर गया तो वहीं रह जाऊंगा। चतुर डोली याचक बनकर नरवर के राजमहल में पहुंचता है। उस शाम को रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही सुहाना था। वातावरण बहुत शांत था। फिर उस ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ढोली के जो कुछ दोहे थे वो इस प्रकार थे कि अखड़िया डंबर भई, नैण गमाया रोए, क्यों साजल परदेस में रमा विणाए होए। मारू कहती है कि मेरी आंखें रो रो कर लाल कर दी हैं और मैंने अपनी आंखें गवा दी हैं, फिर भी साजन आप परदेश में जाकर पराये हो गए हैं। ऐसा मारू ने संदेश भेजा था। और एक उन्होंने जो लिखकर पंक्तियां भेजी थी वो ये थी कि दुज्जड़ बयड़ न सांभड़ी मना न विसा रे, कूंजा लाल बचाई ज्यूं खिड़खिड़ चीता रे। यानी मेरे साजन आप कुछ बुरे लोगों की बातों में आकर अपनी प्यारी मारू को अपने मन से अलग मत करो, क्योंकि आपकी प्यारी मारू कुरजा पंछी के लाल बच्चों की तरह पल पल आपको याद कर रही है और आंसुओं से अ, अ, भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। और लिखा था कि जे तू साहिबाना आई हो सावड़ पहली तीज, बीजल तड़े झगू कड़े मूत मरे सी खींच। यदि ढोला यदि आप मेरे सावन के महीने में तीज के पहले नहीं आए तो बिजली की तरह मैं चमक चमक कर समाप्त हो जाऊंगी। और उन्होंने लिखा था कि नमड़ी खमड़ी बहुगुणी सुकोमोली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर जीव मन गर्वी तन अच्छ। कि आपकी प्यारी मारू में बहुत से गुण हैं, वो क्षमाशील है, नम्र है, कोमल है, उसका तन मन श्रेष्ठ है, गंगा के पानी जैसी गोरी और साफ दिल वाली है। आपकी प्यारी मारू की चाल हाथी जैसी है, हीरो जैसे उसके दांत हैं, मूंगसरी के उसके होंठ हैं। आपकी मारवाड़ी की सिंगों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी उसकी भौहें हैं। आपकी प्यारी मारू का मुंह सूर्य से भी उजला है और झीड़े कपड़ों में से मारू शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। जब गायक जाकर इस तरह के संदेश को गा गा के सुना रहा है वहां पर, तो ये दोहे ढोला को सुनाई देते हैं। ढोला को बचपन की शादी की यादें आ जाती हैं, क्योंकि वो जो नाम आ रहा है बार बार मारू मारू, तो उसको याद आ जाता है कि मेरा विवाह बचपन में हुआ था। जिस प्रकार दोहा में डोला मारू का रूप रंग का वर्णन कर रहा था, जैसे कोई सामने पुस्तक खोलकर रख दी जाती है, उसे सुनकर मतलब
ऐसे वर्णन कर रहा था उसकी सुंदरता का, जैसे कि कोई सुंदर एक पुस्तक खोल कर रख दी गई है और उसमें किसी स्त्री के अंग प्रत्यंग का वर्णन हो। तो ढोला जब सुनता है तो एकदम परेशान हो जाता है। ढोला ने निर्णय लिया कि वो पुंगल जाएगा और अपनी जो प्रथम उसकी जो विवाह हुआ था मारू के साथ में उसको लेकर आएगा। उस पूरी रात ढोला अपनी पहली पत्नी मारू के विषय में सोचता रहा, और जो ढोली आया था संदेश लेकर वो पूरी रात गाता रहा। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। तो जब वो ये सारी चीजें जो ढोला है उसको रात में याद आ रही हैं, वो ढोली को अपने पास बुलाता है। ढोली ने जब पूरा संदेश उसको सुनाया तो उसे पूरी बात समझ में आ गई और पुरानी शादी के बारे में सारी बातें याद आ गई। ढोला अपनी पत्नी को लाने के लिए पुंगल जाने का निश्चय कर ही लेता है, और ये बात वो अपनी दूसरी पत्नी मालवनी को बताता है, लेकिन दूसरी पत्नी उसको वहां जाने से रोकती है और ढोला को कई बहाने बना बना कर रोकने का प्रयास करती है। कुछ दिन बीते लेकिन ढोला मारवाड़ी अपनी मारू से मिलने को तड़प रहा है। वो समझता है कि इस तरह से वो, अगर उसकी दूसरी पत्नी उसको रोकती रहेगी तो वो कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए एक दिन उसने अपने राज्य में एक ऊंट का ग्वाला बुलाया और उससे कहा कि तुम मुझे कोई एक ऐसा ऊंट दे दो जो एक ही रात में मुझे यहाँ से पूंगल तक पहुंचा दे। वो इतना परेशान है। तब उस रायके ने राजकुमार ढोला से कहा कि मेरे ऊँटों की टोली में एक ऊँट ऐसा है जो जब भागता है तो भागता ही जाता है। वो अभी भी नौसिखिया है, इसीलिए उसे काबू करना थोड़ा मुश्किल होगा। यदि आप उसे काबू करके ले जा सको तो आप एक रात में पुंगल जरूर पहुंच जाओगे। राजकुमार ढोला ने कहा कि मैं जरूर काबू कर लूंगा इस बात पर। रायको को उसी रात उस ऊँट को तैयार करने को कहा। शाम होते ही राजकुमार अपनी पत्नी को बिना बताए उस तेज चलने वाले ऊँट पर सवार होकर पुंगल की ओर चल दिया। ऊँट वास्तव में बहुत तेज चल रहा था और उसी रात को वह ऊँट पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही मारू ढोला के दर्शन पाते ही खुशी से झूम उठी और बहुत उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसका प्रेम का इंतजार खत्म हुआ। उसका प्रीतम आज उससे मिलने आया था। दोनों खुशी खुशी पोंगल में कुछ समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे में अम, अ, के साथ में समय बिताते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों अपने राज्य नरवर जाने के लिए पोंगल के महाराज से विदा लेते हैं और दोनों ऊंट पर सवार होकर नरवर के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है, इसलिए दोनों एक स्थान पर आराम करने के लिए ऊंट से उतरते हैं। रात का समय है, घना अंधेरा होने की वजह से मारू को सांप डस लेता है। डोला विचलित हो उठता है। मारू दर्द से करा रही है। सांप का जहर उसको धीरे धीरे चढ़ रहा था। ढोला भगवान शिव को पुकारता है और उससे प्रार्थना करता है कि मेरी पत्नी मारू की जान बचा दीजिए। उसकी जो जिंदगी है उसकी भीख मांगता है। भगवान शिव जब ढोला की बात सुनते हैं और शिव और पार्वती आकर मारू को जीवन दान देते हैं। ढोला मारू को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाता है और उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। फिर ढोला और मारू उसी ऊंट पर सवार होकर बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी उनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे उमर सुमरा षड्यंत्र का जाल बिछाकर बैठा हुआ था। उमर सुमरा मारू को चाहता था और उसने षड्यंत्र बना रखा था कि रास्ते में जब ये लोग आएंगे तो मैं ढोला की हत्या कर दूंगा, क्योंकि वो जो था उमर सुमरा वो मारू को मन ही मन में प्यार करता था। फिर राजकुमार ढोला मारू को ऊंट पर ही रहने देते हैं। वो वहां पर जब ये लोग आते हैं तो उनको रोकता है। राजकुमार ढोला क्या करते हैं कि मारू को ऊंट पर रहने देते हैं और खुद उमर सुमरा की महफिल में जाते हैं। दोनों अमल की मनवार लेते हैं। उधर उनके साथ चल रही ढोला गा रही थी ढोली गा रहा था। ढोली बहुत ही चतुर था, उसको उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। इसलिए ढोली बहाना बनाकर ऊंट के पास में आता है और मारू को चुपके से बता देता है कि उमर सुमरा ढोला को षड्यंत्र में फंसाकर मारना चाहता है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। मारू रेगिस्तान की राजकुमारी थी, इसीलिए उन्हें ऊंट के बारे में जानकारियां भी थी। वो ऊंट को एड़ी मारती है और ऊंट को एड़ी मारती है और ऊंट वहां से भाग खड़ा होता है। तभी ऊंट को भागते देखकर राजकुमार ढोला ऊंट को रोकने के लिए ऊंट के पीछे भागता है। राजकुमार ढोला ऊंट के पास पहुंचता है तो राजकुमारी मारू कहती है कि वह उमर सुब्रत तुम्हें षड्यंत्र में मारना चाहता है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। हमारे साथ में धोखा हो रहा है। हमें जल्दी उठकर आप जल्दी से उठकर ऊंट पर चढ़ जाओ, इसके बाद में हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और ऐसा ही होता है, ढोला और मारू ऊंट पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं और बिना कहीं रुके नरवर पहुंच जाते हैं।
राज्य नरवर पहुंचने पर राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया जाता है। ढोला अपनी दूसरी पत्नी की नोकझोंक का समाधान भी करता है और अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद से रहने लगता है। ये पूरी ढोला मारूरा दुहा की पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। हालांकि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें इतनी बड़ी इसकी कहानी नहीं है, तो खुशी मुझे ये हो रही है कि आपको कम से कम ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये कहानी क्योंकि प्रेम कहानी है, एक पति पत्नी के प्रेम की का परिचायक है ये कहानी। अ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्यान, क्योंकि अभी तो हमारे कई इसमें शीर्षक हैं जो रह गए हैं, अ, उस पर हम चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान काफी लाभदायक रहा हो रहेगा। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।